हम सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु जो है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। सभी तत्वों के परमाणु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन ये मुक्त अवस्था में न रहकर अपने ही यौगिक के किसी दूसरे या समान तत्व के साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। हम परमाणु के बारे में हम देखते हैं उसके इतिहास को, तब हम देखते हैं कि भारतीय ऋषि कणाद जो है 800 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था, और जिसे यूनानी दार्शनिक लूसियस तथा डेमोक्राइटिस ने आगे बढ़ाया। और 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों द्वारा इसकी पुष्टि की। और परमाणु के संबंध में इनके जो विचार थे, जो ऋषि कणाद हैं और जो ग्रीक जो दार्शनिक हैं डेमोक्राटिस ने, इन्होंने बताया कि किसी भी चीज़ को अगर हम काटते जाते हैं और काटते काटते एक सीमा के बाद वो कटना बंद हो जाता है, मतलब हम देखते हैं कि वो अब नहीं कट सकता है, तब उस सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। और परमाणु शब्द की उत्पत्ति जो है वो हम देखते हैं कि ग्रीक भाषा से हुई है। एटम, एटम का अर्थ है जो कि अनकटेबल, मतलब अविभाज्य, जो कभी उसके बाद वो कटेगा नहीं, मतलब एकदम सूक्ष्म कण जो अविभाज्य होगा या नॉन डिविजिबल होगा, तो वो जो है हम देखते हैं उसे उन्होंने परमाणु कहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि सन 1808 में जॉन डाल्टन ने उनके प्रयोगों के द्वारा वो पुष्टि करना चाह रहे थे, और उन्होंने डाल्टन का परमाणुवाद जो हम पढ़ते हैं, विशेष तौर से जो 11वीं के बच्चे हैं उनका ये बेस होता है, और इसलिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझें। और मैं तो कहता हूँ नोट भी करते जाएं कॉपी पेन लेकर के कि हमको कैसे इसका स्टडी करना है पॉइंट टू पॉइंट। डाल्टन का परमाणुवाद जो है उसमें डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं उन्होंने बताया। उसी बात को जो ऋषि कणाद और डेमोक्रेट कहा था, परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट। उसके बाद उन्होंने बताया एक ही तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। उसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में हम देखेंगे। और परमाणु की संरचना जो है, इसको बताने के लिए देखिए 20वीं सदी के पूर्व तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन उसके बाद जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि ने, इन सब वैज्ञानिकों ने ये बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने परमाणु के कई अवयवों को बताया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि स्थायी स्थायी रूप में होते हैं, तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसॉन ये अस्थायी कण होते हैं। उसके बाद हम एक संरचना में देखिए, आपको इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। संरचना दिखाई दे रही है जिसमें कि जो ब्लू कलर में है वो प्रोटॉन को इंगित कर रहा है, और जो रेड कलर में दिख रहा है आपको वो आपका न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर में जो चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस डायग्राम को अपनी बुक में भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी खोज के बारे में, कि इनके प्रॉपर्टीज या गुण के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और इसकी इकाई जो है ऋणावेश होती है। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो माइनस चार्ज हम देखते हैं कि उसमें ऋण आवेश होता है, और माइनस चार्ज से उसे प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो विराम द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। हमने अभी देखा है डायग्राम में कि ये जो ब्लू कलर में देखिए इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं इसके परमाणु के नाभिक के चारों ओर। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज के बारे में हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारी किताबों में इसकी खोज रदरफोर्ड ने की, ऐसे दिया हुआ है।
रहता है, लेकिन 1886 में यूगेन गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी और उसके बाद इस इनके जो कार्य को आगे बढ़ाया था रदरफोर्ड ने। इसलिए हम कहीं पर अब कंफ्यूज ना हो, लेकिन यूगेन गोल्डस्टीन का नाम हम याद रखें, जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी सर्वप्रथम। और इनकी इसमें इनका आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। और इसमें धन आवेश पाया जाता है। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, आवेशित कण है, और प्रोटॉन धन आवेशित कण है ना। और ये परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ ही साथ में होते हैं। फिर हम न्यूट्रॉन को देखते हैं। इसकी खोज चैडविक ने की थी। आप नोट भी कर सकते हैं, कुछ नोट्स अगर बना रहे हैं तो। वह विद्युत उदासीन कण होते हैं जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, क्योंकि धन धन प्रोटॉन धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, और न्यूट्रॉन जो है कोई भी आवेश इसमें नहीं पाया जाता है। और इसका भार हम देखते हैं कि प्रोटॉन के भार का 1.6748 इंटू 10⁻24 के बराबर होता है। प्रोटॉन के साथ नाभिक में न्यूट्रॉन स्थायी होता है, परंतु नाभिक के बाहर स्वतंत्र अवस्था में अस्थायी होता है। तो ये इसके खोज और इसके गुण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन की खोज, यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, जे जे थॉमसन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1897 में इसकी खोज की थी। और जब वो इसकी खोज कर रहे थे, उस खोज की यात्रा में उन्होंने कैथोड किरणों की खोज के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया। हम इस बात को याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की खोज के दौरान जब खोज हो रही थी, तब उस समय में कैथोड किरणों की खोज की भी एक यात्रा चल रही थी साथ ही साथ। तो इसलिए हम कैथोड रेज के गुणों का भी यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे अभी आगे। और कैथोड किरणों की भी खोज उस समय में हुई। और उसके बाद हम देखते हैं कि अ, जो कैथोड किरणें हैं, इनके इनके जो खोज के दौरान देखे, अभी आपको यहाँ पर एक नोट्स मिलेगा कि कैथोड किरणें जो हैं, देखिए यहाँ पर कैथोड किरणें क्या है ना, इसके बारे में। तो जे जे थॉमसन ने, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जे जे थॉमसन ने एक ग्लास ट्यूब का निर्माण किया। और उस ग्लास ट्यूब में उन्होंने आंशिक रूप से खाली कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद मतलब आंशिक रूप से खाली किया था, मैंने उसके एक्चुअल वैक्यूम ट्यूब के रूप में, है ना। मतलब कि वैक्यूम ट्यूब में तो जैसे एक बिल्कुल उसके अंदर में कोई भी हवा नहीं रहेगी, हवा ट्यूब से बाहर पंप की गई थी। और उसके बाद ट्यूब के दोनों छोर पर दो इलेक्ट्रोड के बीच एक उच्च विद्युत वोल्टेज रखा गया। मैं आपको डायग्राम में इसको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें हम देख सकते हैं, एक यहाँ पर देखिए वैक्यूम ट्यूब लिया हुआ है। और ये जो दिख रहा है आपको, इस ट्यूब में एयर एट वेरी लो प्रेशर, यहाँ पर बहुत ही निम्न दाब गैस रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में डिस्चार्ज ट्यूब लगा हुआ है, और जो कि यहाँ पर कैथोड को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, यहाँ लेफ्ट साइड में हम देखेंगे ये कैथोड यहाँ पर दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ इस साइड दाएं साइड में एनोड। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब विद्युत यहाँ से हाई वोल्टेज जनरेटर फिट किया गया है, और उसके बाद जब विद्युत का यहाँ से विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो देखते हैं कि विद्युत विसर्जन करने से इसके जो लेफ्ट जो कैथोड है, वहाँ से कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं। और उसके बाद वो किरणें उत्सर्जित हो करके देखेंगे कि एनोड की ओर गति कर रही है। और इस प्रकार से ये जो किरणें हैं, यही किरणें जो हैं कैथोड रेज कहलाई गई। और उसके बाद जब ये कैथोड रेज की खोज हुई, तो उस कैथोड रेज के खोज होने से कई प्रकार के उनकी प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन फिर किया गया। और इस बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इस किरण को कैथोड किरण कहा गया, और पूरे निर्माण को कैथोड किरण नली कहा जाता है। मतलब इसका जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। और जिसमें कि कैथोड किरणों की खोज हुई थी, और वैक्यूम जो डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब जो है उसके अंदर में, इस प्रकार से हम कैथोड किरणों की खोज के बारे में देखते हैं। उसके बाद कैथोड किरणों के गुणों को अगर देखें, तो कैथोड किरणों गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला, इसमें हम देखेंगे, देखिए आप डायग्राम में भी देख के समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से।
कि कैथोड किरणें जब बाएं साइड से देखिए कैथोड से रिलीज हो रही हैं, तब वहां पर देखिए बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक वस्तु को रखी गई है, और वस्तु को जब रखी जाती है तो यहाँ पर ये गुण को प्रदर्शित करता है कि यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाए तो कैथोड के सामने वाले भाग में उस वस्तु की छाया दिखाई देती है। तो जिससे यह ज्ञात होता है कि ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखाओं में चलती हैं या गमन करती हैं। आप ये डायग्राम को देख करके भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद हम इसका पहला जो गुण है वो सीधी रेखाओं में गमन करना, और उसके बाद दूसरा गुण हम देखते हैं कि यदि कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्का पहिया या कोई पिन व्हील रख दिया जाए तो किरणें उसे यांत्रिक गति प्रदान कर देती हैं। अब उस इससे क्या होता है कि इन किरणों में द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। यानी इन किरणों के कारण से वो क्या जो क्रॉस पिन है वो घूमने लगता है, और उसके बाद ये जो क्रॉस पिन यहाँ पर घूमने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों होता है, जिसके कारण से इस चक्र जो क्रॉस पिन है इसको घुमाता है। और इस क्रॉस पिन के घूमने के द्वारा से हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि ये कैथोड किरणें यांत्रिक कार्य का संपादन करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा जो गुण है, यहाँ पर चौथा लिखा हुआ है लेकिन बाय मिस्टेक है। तीसरा जो गुण है वो उसमें देखते हैं कि पेरिन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया 1985 में कि कैथोड किरणें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम जो धनात्मक किरणें यहाँ पर जो विक्षेपित होकर धनात्मक प्लेट की ओर चली जाती है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, और ऊपर देखेंगे इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक फील्ड है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो ये जो ऋणात्मक किरणें हैं ये धनात्मक की ओर, धनात्मक प्लेट की ओर, यदि ये प्लेट धनात्मक है तो उस ओर क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रूफ करता है कि ये जो किरणें होती हैं इन पर ऋणावेश पाया जाता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कैथोड किरणें जो होती हैं ये अगर विद्युत या चुंबकीय कोई भी क्षेत्र अगर हो तो उस ओर ये विस्थापित हो जाती हैं, और निश्चित रूप से ये धनात्मक किरणों की ओर विस्थापित होती हैं। इसका मतलब ये है कि कैथोड किरणें ऋणात्मक या उन पर ऋण आवेश होता है। उसके बाद कुछ और गुणों को हम देखते हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं गैसों को आयनीकृत कर फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातुओं जैसे टंगस्टन, कॉपर आदि से टकराने पर एक्सरेज उत्पन्न करती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कैथोड किरणों के गुण आपको एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके रखिए कि कैथोड किरणों के कौन कौन से गुण होते हैं। और इसमें हम जो अभी अभी जो मैंने गुण पढ़ा कि कैथोड किरणें उच्च गलनांक वाली धातुओं जैसे टंगस्टन, कॉपर आदि से टकराने पर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्सरेज के बारे में आप जानते हैं कि हमारे शरीर की जब हड्डियां टूट जाती हैं, है ना, और अंदर शरीर के अंदर की किसी हड्डियों के बारे में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरेज कराने के लिए कहते हैं, वो यही एक्सरेज है जो कि हमें दिखाई देते हैं एक्सरे फिल्म में। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरेज के बारे में थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक स्लाइड बनाया हूँ जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, कि एक प्रकार का ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य जो है उसका वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य मैंने उसकी जो वेवलेंथ है 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान या डायग्नोस्टिक्स के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, और यह एक प्रकार का आयनकारी विकिरण है, इसलिए खतरनाक भी है। इसलिए बोला जाता है कि बार बार हमें एक्सरेज नहीं कराना चाहिए, और बार बार हमें मैंने एक्सरे से बचना है, ऐसा करके भी बोला जाता है। और इसका कारण यही है कि इसमें से रेडिएशन जो आता है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसकी खोज रोंटजन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम रोंटजन विकिरण भी कहते हैं। तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन था एक्सरेज का आपके जस्ट नॉलेज के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे अब आएंगे हम परमाणु क्रमांक। हम जब परमाणुओं की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें इन बातों को सीखना है। ये सब पॉइंट वाइज आपके टिप्पणी लिखो में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको सीखना बहुत ही जरूरी है कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के जितने जो भी परमाणु हैं तटस्थ परमाणुओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है।
और प्रोटॉन की संख्या एक तत्व की परमाणु संख्या निर्धारित करती है। सीधे सी बात, मतलब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। एक सीधी सी सीधा आंसर अगर देना है तो हम बोलेंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं जी, प्रोटॉन की संख्या होती है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। आइसोटोप्स माने समस्थानिक के बारे में, ये हमारा अगला टॉपिक है समस्थानिक, उसमें हम पढ़ेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ इस बात को समझ सकते हैं कि प्रोटॉन और जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक कहलाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही तत्व के परमाणुओं में भी भिन्न भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार के आयनों का उत्पादन होता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा है, लोहा में देखेंगे आप +2 और +3 आयनिक अवस्था में मौजूद हो सकता है, जो आयरन है Fe। तो इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन ये हम इंट्रोडक्शन के बतौर जस्ट पढ़ रहे हैं कि परमाणु क्रमांक क्या है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी है परमाणु में, उसको अगर हम प्लस करेंगे या योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान निकालना बहुत आसान है। इसके लिए आप बैठ करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि कार्बन का आप उदाहरण ले लीजिए, कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका परमाणु भार आप बता सकते हैं कि परमाणु भार लगभग 12 होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का वजन लगभग एक परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU होता है ना। और एक ही तत्व के समस्थानिकों में एक ही परमाणु संख्या होगी, लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं जो हैं वो अलग अलग होंगी। तो समस्थानिक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में एक ही परमाणु संख्या होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगी। लेकिन जब हम समबारिक पढ़ेंगे तो देखेंगे परमाणु क्रमांक अलग होंगे और उसके भार जो हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर आप देखिए, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको कि परमाणु क्रमांक यहाँ पर और परमाणु भार क्या है। यहाँ पर देखिए 6C12 लिखा हुआ है। तो जो 6C12 है, 6 देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर, ये परमाणु क्रमांक है। और उसके बाद ये सिंबल है इसका, C मैंने कार्बन का सिंबल दिया है। और नीचे देखिए मास नंबर, मैंने ये इसका भार है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रोटॉन की संख्या अगर 6 है, न्यूट्रॉन के साथ में 12 है। और अगर एक यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या अगर अधिक है, तो इसका मतलब ये 13 है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मास नंबर जो है, परमाणु भार जो है, वो यहाँ पर एक मैंने बता रहा है कि अलग 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 हो सकते हैं, जो कि समस्थानिक और समभारिक जब हम अध्ययन करते हैं तब उस समय में आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हम देखते हैं कि इसमें अब कुछ परमाणुओं के मॉडल आए, जैसे एटॉमिक मॉडल। परमाणु के मॉडल्स का भी अध्ययन कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, जिसमें आपके जो कोर्स में है उसका अध्ययन आपको करना है। और उसके अंतर्गत मैंने कुछ स्लाइड्स में प्रकार से बनाया ताकि आप हेडिंग्स को भी लिख करके रखेंगे तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। कि थॉमसन का मॉडल सबसे पहला आया, थॉमसन का मॉडल जो 1903 ईस्वी में सर्वप्रथम थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु ठोस गोलाकार आकृति के समान है, जिसमें धनावेशित तथा ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित रहते हैं। परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के चारों ओर असमान रूप से फैला रहता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल ने परमाणु की विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट कर दिया, परंतु अल्फा कण रदरफोर्ड का प्रयोग को स्पष्ट नहीं कर सका। तो हम यहाँ इस बात को देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ एक लाइन, परमाणु मॉडल ने परमाणु की विद्युत उदासीनता को तो स्पष्ट कर दिया। मैंने इस बात से हम समझ आ रहे हैं कि परमाणु के मॉडल में उन्होंने ये बता दिया कि ये मॉडल जो है, मैंने परमाणु में ऑलरेडी द्रव्यमान होता है और वो विद्युत चालकता के प्रति भी वो कार्यशील क्रियाशील होता है। उसके बाद हम देखते हैं रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड ने 1911 में 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार
विद्युत उदासीन कण है, और जो धनावेशित नाभिक और उसके बाहरी भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, से बना होता है। फिर एक बार मैं पढ़ देता हूँ। परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो धनावेशित नाभिक और उसके बाहरी भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं से बना होता है। परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्र जो है केंद्र में संचित होता है। उसका जो कुल धनावेश जो होता है उस और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्र में संचित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक में स्थित धनावेशों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है, इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल जो होता है एकदम खींच के रखता है बाहर की ओर, जो खींच के रखता है, तो नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है, इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता। उसके बाद नील्स बोर का मॉडल आया, जो कि 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के दोषों को दूर करने के लिए। हम देखते हैं नील्स बोर ने 1913 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, और इन कक्षाओं को KLMN नाम दिए हैं, KLM के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में घूमते हुए ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही ऊर्जा ग्रहण करता है। ऐसे कक्षकों को स्थिर कक्षा या स्टेशनरी ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटा के रूप में करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर परमाणु के 3 मॉडल, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल आया, उसके बाद फिर बोर का मॉडल। तो ये तीनों मॉडल्स के बारे में आपको अध्ययन करना है, और मैं यहाँ पर मैं अपने कक्षा का विराम दूंगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा लंबी थ्योरी है, और इसको आपको अब इसमें आपको जो बात अगर समझ में नहीं आई हो या फिर से समझना है, या आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, या आपको नोट्स के बारे में यहाँ लिखना है, मैं आपको अभी दे सकता हूँ। 5 मिनट में आप पूछ सकते हैं कोई डाउट्स या प्रॉब्लम कुछ है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।